गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। नागार्जुन नेचुरो केयर हेल्थ वेलनेस सेंटर, कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से मैं विक्रम सिंह लाहौरी आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। और डिसीज से अलग हटके डिसीज के कारण या उसकी एक बेस ट्रीटमेंट, उसका जो एक बेस ट्रीटमेंट होता है जो कि लगभग लगभग सारी स्किन डिसीज पे एक जैसा होगा ना, उसका फाइनल पार्ट कनेक्टेड विथ आयुर्वेदा थ्योरी मैं आज बता रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका विक्रम सिंह लाहौरी। और दो पार्ट में जो हमने बात करी थी कि हमने कॉजेस पे बात करी थी, क्या क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पर उन कॉजेस का फाइनल कंक्लूजन करके और एक बेसिक किसी भी डिसीज का जो बेस होता है वो पर्टिकुलर कौन से ऑर्गन पे ध्यान देना है, किस दोष पे ध्यान देना है और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहाँ से स्टार्ट करना होता है किसी भी एक स्किन डिसीज का, हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो आज के कंक्लूजन पार्ट में मोटा मोटी हम ये समझ लेते हैं कि दो भाग में हमने बात करी कि भाई आपके जो कारण थे, जो जन्मजात कारण थे या फिर जो हेरिडिटी थी, उस पर बात करी और किस किस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए स्किन डिसीज का ट्रीटमेंट करते समय, उस पर बात करी। तो कंक्लूजन पार्ट ऑफ स्किन कॉजेज पे, कॉजेज डिसीज नहीं, पर्टिकुलर डिसीज की बात अभी नहीं हो रही है, उसके प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे आपके पास में। लेकिन हमको टारगेट किस जगह पे करना है वो हमें पता हो। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये पता हो कि जो एकदम बेसिक रेमेडीज जो हर डिसीज में लगना ही लगना है, जो भी स्किन से कनेक्टेड है, उस पे हम क्या करेंगे। तो आज चलिए उस पे कर लेते हैं बात। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि जो स्किन है हमारी, वो हमारी बॉडी का रिफ्लेक्शन है। इट मीन्स एक मिरर है, एक आईना है जो ये दिखाती है कि आपकी स्किन जितनी अच्छी है तो आपकी बॉडी भी उतनी ही इंटरनली मजबूत है, उतना ही उसके सारे के सारा जो बॉडी के अंदर का इकोसिस्टम है या होम्योस्टेटिक जो है प्रोसेसेस हैं वो अच्छी चल रही हैं। तो ये चीज़ आपको कौन दिखा रहा है, ये बताती है आपकी स्किन। स्किन पे कोई किसी प्रकार का सिम्टम्स आना, किसी भी प्रकार के डिसीज, जो भी हम हजारों डिसीज हैं इसमें से किसी का भी नाम ले लें, तो बैक्टीरिया फंगस ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जो एक्चुअल कॉज होते हैं, बैक्टीरिया फंगस को भी अपना इम्प्रूवमेंट करने के लिए इंटरनल बॉडी का एक सपोर्ट चाहिए होता है कि भाई आपकी बॉडी में कुछ डिसबैलेंस हो और इन लोग अपना काम कर लें। तो ये बातें हमको सोचना जरूरी है। तो बार बार डिसीज पे ना जाके एक बेसिक फंडा हम बना सकते हैं यहाँ पर बैठ के कि हमें क्या करना है। तो हम, जैसा मैंने बोला कि जो हमारी स्किन है वो मिरर का काम करती है, इंटरनल बॉडी में क्या हो रहा है वो चीज़ आपको आपकी स्किन बताती है। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे जब हम खुश होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम क्रोध में होते हैं, गुस्से में होते हैं, या जब हम बहुत भारी टेंशन में होते हैं, तो इस समय अलग अलग समय पे स्किन की अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। अब आप जैसे देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या फिर अचानक से डर गए हैं, तो इंटरनल जो उसकी फिजियोलॉजी होती है उसमें आप देखते हैं, लेकिन दिखता वो स्किन के माध्यम से कि अचानक पसीना आना, स्वीट ग्लैंड्स एकदम एक्टिवेट हो जाती हैं। खासकर आप देखिए कि जब सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर बढ़ती हैं तो उस समय आप देखेंगे कि स्किन के ऊपर काफ़ी इसका असर पड़ता है। तो ये एक मिरर है हमारे अंदर। अब जैसे नॉर्मल सी एक बात कर लेते हैं कि डैंड्रफ से कई लोग परेशान हैं, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कभी कभी।
3 3 4 4 दिन 5 5 दिन परेशान हो जाता हूँ। तो उसका कारण क्या है कि जितनी ज़्यादा अच्छी नींद होगी, सबसे पहली बात तो ये आती है, स्किन डिजीज के पेशेंट को उसका जो बॉडी रिलैक्सेशन है उस पर ध्यान देना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नोट कर लीजिए, बताया नहीं था, ये मत भूलिएगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी रिलैक्सेशन। इट मीन्स उसकी नींद अच्छी होना चाहिए, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को तनाव नहीं होना चाहिए, मेंटल टेंशन नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी असर पड़ता है। जैसे डैंड्रफ की मैंने बात किया, स्कैल्प भी जो है वो स्किन का ही एक प्रकार है। स्कैल्प इज अ स्किन। तो उस समय जब आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं किसी चीज़ से, किसी प्रॉब्लम में आप ज़्यादा पड़े हुए रहते हैं, या आपको मानसिक तनाव होता है, आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती, तो उस समय ये डैंड्रफ सबसे ज़्यादा क्या होता है, दिखने लगता है। तो ये एक एग्जाम्पल था। और ये शायद डैंड्रफ को आप कैसे कंट्रोल करना है, तो मेडिसिन से तो हम करते ही करते हैं, लेकिन उसके बाद में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। फिर आप बोलेंगे कि सर डैंड्रफ हो रहा है तो स्किन को हम क्या है, थोड़ा सा ड्राई है तो वेट कर देते हैं, कुछ एंटीबैक्टीरियल शैम्पूज यूज़ कर लेते हैं, एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं। मान के चलिए आप सर्कुलेशन की बात करते हैं तो आपने S5 का और आरी का यूज़ कर लिया, F2 आरी का यूज़ किया वहाँ पर। फिर आपने सोचा कि सर वर्टू भी डाल दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे वर्टू आ गया तो एंटी फंगल आपको स्कैल्प के ऊपर क्या मिल गया, एक आपको एंटी फंगल प्रॉपर्टीज मिल गई। S5 आपने डाला है तो उसने क्या किया कि आपके सिंपैथेटिक नर्व्स को और साथ ही साथ में जो स्कैल्प पे न्यूट्रिशन पहुंचाने वाले जो मोटार जो नर्व्स हैं उसको एक्टिवेट किया। क्योंकि S5 के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जो स्किन को स्मूथनेस देते हैं, सॉफ्टनेस देते हैं, उसको वेट रख सकते हैं। तो ये आपने एक काम कर लिया कि S5 यूज़ किया, उसके साथ में फिर आपने वर्टू का यूज़ कर लिया। ब्लड सर्कुलेशन आपको वहाँ पर बढ़ाना था तो आपने ब्लू इलेक्ट्रिसिटी डाल दी या रेड इलेक्ट्रिसिटी डाल दी। और साथ ही साथ में आपने न्यूट्रिशन के लिए या नरिशमेंट देने के लिए आपने L1 का यूज़ किया। एक अच्छा सा आपने बेस लेकर, ऑयल बेस लेकर या अच्छा सा ऑयल लेकर आपने उसको रेडी किया है। रेडी करने के बाद में आपने उसको क्या किया कि उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे लगा दिया। लेकिन इससे जो चीज़ हुई वो सिर्फ मेडिकेशन हुआ, और उसके साथ में हमको जो करना था उस चीज़ पे हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जो वो चीज़ थी क्या, बॉडी रिलैक्सेशन, यानी कि उसको नींद का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और उसके मानसिक तनाव को दूर करना एक डॉक्टर को हमेशा याद रखना चाहिए कि भाई ठीक है, आप इलेक्ट्रोपैथी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक फार्मूला मैंने आपको दे भी दिया कि भाई ये डैंड्रफ के लिए काम करेगा या हेयर लॉस के लिए काम करेगा, लेकिन क्या करेगा कि उसके साथ में ये जो ग्रोथ हो रही है या जो बाल बहुत ज़्यादा आपके झड़ रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, डैंड्रफ्स बार बार आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस चीज़ को ये इंडिकेट करता है। और उन सब चीज़ों के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बेटर डाइजेशन और दूसरा साउंड स्लीप। एंड मेंटल टेंशन नहीं होना चाहिए। मेंटल टेंशन का, साउंड स्लीप का और डाइजेशन का डैंड्रफ पे और हेयर फॉल पे आप मानेंगे नहीं, 70 to 80% असर पड़ता है। इसके बाद में हम कितना भी मेडिकेशन कर लें और अगर इन चीज़ पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो भी हमें क्या है, ये हेयर इश्यूज, स्कैल्प इश्यूज बने रहेंगे। तो इस बात को ज़्यादा लंबा नहीं करते, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है ना, वो क्या करती है, स्किन आपके पेन को, टेम्परेचर को, जो प्रेशर होते हैं उसको, एटमॉस्फेयर जो चेंज होता है उसको, कोई सीजन आपका चेंज हो गया या आप किसी जगह आपने जगह को चेंज किया है, तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि सबसे पहला इफेक्ट अगर आपके पास में जाता है तो वो इफेक्ट आता है सबसे पहले स्किन के ऊपर।
और दूसरी चीज, अगर हम कुछ चीज को इनटेक ना करें, मतलब कहीं का फूड ना खाएं, कहीं का पानी ना पिए, लेकिन स्किन को तो आपको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। और दूसरी बात आती है आपकी जो एयर हम लोग जो अंदर लेते हैं वो कितनी अच्छी है। तो फर्स्ट इफेक्ट, जैसे ही आप किसी स्टेशन पे उतरे, किसी अदर स्टेट पे गए, तो सबसे पहला प्रभाव आपकी स्किन पे ही आना है। तो इससे क्या होता है कि स्किन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो एक्सटर्नल वो झेल ही रहा है, और इंटरनली जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, तो इंटरनली कुछ अगर बॉडी डिसबैलेंसेस चल रहे हैं तो वहां से भी उसको इश्यूज आ रहे हैं। इन परिस्थितियों के चलते ये समझ में आ जाता है कि भाई हम एक एटमॉस्फेयर को भी अवॉइड नहीं कर सकते। कि भाई आप कश्मीर से आ रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, तो वहाँ के टेम्परेचर और उस जगह के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो पर्टिकुलरली जब डिफरेंस आपको दिख ही गया है, तो उस एटमॉस्फेयर के इफेक्ट को भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो ये बात हो गई। अब बात जो आ रही है, सबसे बड़ी चीज आयुर्वेदा ने जो चीज सॉल्व किया है कि आप किसी प्रकार की स्किन डिसीज रहने दीजिए, लेकिन आपको उसका बेस ट्रीटमेंट कैसे करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि स्किन डिसीज जो होती है, और वो बॉडी का जो इकोसिस्टम है उसमें जो भी अंदर गड़बड़ी हो गई उसको वो इंडिकेशन दे रही है। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो उस इंडिकेशन को समझना, और पर्टिकुलर कौन से ऑर्गन पे हमको गन शॉट करना है, तो ये 4 लाइनों की बात है। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिसीज बाय डिसीज आपके साथ चलता रहूं, तो भी चलते रहूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वीडियो देखने के बाद आप ग्रुप में मुझे बताएं कि आप भाई आने वाली और स्किन से रिलेटेड कौन सी डिसीज पे आप चर्चा चाहते हैं, तो उस पे मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, आयुर्वेदा क्या मानता है कि आयुर्वेदा में किसी भी दोष का जो बैलेंस है उसको, जो असंतुलन है, जो बैलेंस जो बिगड़ रहा है, उससे क्या होता है, उससे स्किन डिसीज हो सकती है। लेकिन 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 पित्त का प्रभाव किसी भी कारण से अगर बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली कौन सा तत्व बढ़ेगा, अग्नि तत्व बढ़ेगा। मैं पूछ सकता था आप लोगों से, लेकिन आप बताएंगे नहीं, मुझे पता है। तो अग्नि तत्व यानी हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अब जहां पे मैं पित्त की बात करता हूं, तो वहां पे आपकी दो चीज आ जाती है भाई, तीन चीज। S5 आ जाता है, S2 आ जाता है, और इंटेस्टाइन भूलिएगा नहीं, है ना, क्योंकि बाइल से पूरा कनेक्टेड है। तो ये तीन मेडिसिन तो पहले ही आ गई। तो और कभी भी हम ये देखते हैं कि स्किन डिसीज पे हम, आप जितने भी टॉप प्रैक्टिशनर हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ्स के, तो आप उनको देखेंगे कि वो जो यूज करते हैं, तो सबसे पहला नाम उनका S2, S3 या S5 ही आता है। बाद में वो C10 का यूज करते हैं, और हम ये समझते हैं कि डाइजेशन क्लियर हो गया, इसलिए स्किन डिसीज ठीक हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइल और इंटेस्टाइन को वो कनेक्ट करते हैं, उसके कारण उनको रिजल्ट आता है। बता दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। तो ये बेस रेमेडी ये आ चुकी है आपके पास। तो पित्त को आपको ध्यान रखना है, हीट को आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी स्किन डिसीज आ रही है, तो सबसे पहले हमको ये समझ ही लेना है कि भाई अब पित्त बढ़ा हुआ है पर्टिकुलर पेशेंट का, इसलिए इंटरनल बॉडी हीट, इट मीन्स अग्नि तत्व जो है वो बढ़ा हुआ है। और ऐसी कोई भी एक्टिविटी बॉडी के अंदर जो कि अग्नि तत्व को बढ़ा दे, तो वो 99% स्किन डिसीज को बढ़ावा देगी। इट मीन्स अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है, तो 99% आपको स्किन डिसीज होने के चांसेस हैं। ठीक है। अब डिसफंक्शंस ऑफ द लीवर, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि दोष असंतुलन से, द डिसबैलेंसेस ऑफ दोषा से जुड़े हुए जो आपके लीवर है, तो डिसफंक्शन ऑफ द लीवर स्किन डिसीज का मुख्य कारण बनता है, क्योंकि लीवर में टॉक्सिन्स
एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स जब होता है, टॉक्सिन्स का डिपोजिशन होने लगता है, तो इसका कारण है जो कि स्किन डिसीज पे सबसे ज्यादा दिखता है। इसलिए कभी भी बात होती है स्किन डिसीज की तो यहाँ पे S3 को इंडिकेट किया पर्टिकुलर स्किन के लिए, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट ऑफ स्किन की बात करते हैं तो वहां पर S5 ही आपको सबसे पहले यूज करना होती है। अभी मैंने पित्त के थ्रू भी बताया, और ये डिस्फंक्शन ऑफ लीवर क्यों हो रहा है वो डिपोजिशन ऑफ टॉक्सिन भी आपको बताया। तो मोटा मोटी मैं आपसे ये चर्चा करना चाहता हूँ कि जब हमें बेस रेमेडीज पता होती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दवाओं को इकट्ठा करके किसी पेशेंट को देने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, थोड़ा सा प्रैक्टिस का स्टाइल हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम डिसीज की बात करते हैं, उसके बाद में ट्रीटमेंट की बात करते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर डिसीज को ठीक करने के लिए मेडिसिन के साथ में किस टेम्परामेंट, अब देखिए टेम्परामेंट यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोपैथी टेम्परामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी टेम्परामेंट। इट मीन्स क्या है कि जो आपकी एक होम्योस्टेटिक कंडीशन है, तो वो दवा तो आप दे रहे हैं, लेकिन उस डिसीज मैनेजमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। तो बॉडी के अंदर एक ऐसा टेम्परामेंट हमको बनाना पड़ता है कि वो मेडिसिन आपकी जल्दी से जल्दी इफेक्ट कर सके। जो भी डाइल्यूशन आपने दिया है या जो भी आपने क्या दिया है, मेडिसिन यूज करी है, ठीक है। तो अब डिसीज मैनेजमेंट पे हम लोग बात ही नहीं करते कभी, और हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आप किसके पीछे जाते हैं? आप कॉम्बिनेशन के पीछे जाते हैं, आप प्रोटोकॉल्स के पीछे जाते हैं, फिर आपको मिलती है डिसीज, आप देते हैं कॉम्बिनेशन, आपको मिलता है प्रोटोकॉल, और डिसीज मैनेजमेंट आप बोलते हैं विक्रम सर आपने बताया नहीं था। सुनेंगे तो पता चलेगा ना, ध्यान दीजिए। तो यहां पर अगर किसी चीज पे सबसे पहला टारगेट करना है आपको, तो वो आपकी स्किन डिसीज के लिए आ गया लीवर। अब जहां पर टॉक्सिन डिपोजिशंस हो रहे हैं उसकी बात हो रही है, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमको बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है बिफोर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर डिसीज, उस पर ध्यान देना है। तो डिटॉक्सिफिकेशन की फर्स्ट प्रोसेस ही आपकी क्या होगी कि भाई आपको जो टॉक्सिन है उनको बाहर निकालना है। तो उसके ऑर्गन्स क्या है? तो भाई लीवर से आउट करना है आपने, आपको स्किन का सपोर्ट लेना है, आपको किडनी का सपोर्ट लेना है, आपको ब्लड रेमेडी का सपोर्ट लेना है, और लिम्फ रेमेडी का सपोर्ट लेना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का सपोर्ट लेना है। तो मोटा मोटी अगर हम डिटॉक्सिफिकेशन की भी बात करें और उसी का बेस लेके अगर हम किसी ट्रीटमेंट को चालू करें, तो आपकी बेस रेमेडीज निकल के क्या आती है, चाहे कोई भी डिसीज आप रहने दो स्किन की, तो आपकी बेस रेमेडीज मिलके आ रही हैं S5C5 एक, S3C3 2, S6C6 3, S10C10 4, और A3 और L1 5। अब इन 5 कॉम्बिनेशन को पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से देख के उसमें एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल कैसे बनाना है, वो आप बस इन्हीं दवाओं में आप पूरा खेलते रहेंगे और आपको किसी भी टाइप की स्किन डिसीज पे आपको क्या है, रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पहले कॉजेज पे चर्चा कर ले, डिसीज वाइज चर्चा होती रहेगी। तो आप लोग ग्रुप में मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि अगला स्किन डिसीज के अंदर आप टॉपिक क्या सुनना चाहते हैं, या फिर मेरी सोच ये है कि मैं पहले सिस्टम बाय सिस्टम बेसिक उसकी बातें और बेसिक उसकी मेडिसिन आपको पहले बता दूं, उसके बाद सिस्टम वाइज मैं पर्टिकुलर सिस्टम की 10-20 जो भी डिसीज होंगी मेन मेन वो आपको बता दूंगा। अगर आप इसमें रेडी हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है। तो S5C5 अल्टर S3C3 आपको करना ही है, लेकिन सबसे पहले आपको बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन पे ध्यान देना है, पेशेंट की मेंटल कंडीशन पे ध्यान देना है, और सबसे ज्यादा ध्यान इनके बाद में देना है आपको उसकी साउंड स्लीप के ऊपर। तो बने रहिएगा मेरे साथ।
अगली वीडियो बहुत जल्दी आ रही है, बीच में कुछ कार्यक्रम थे, ये आप लोगों को मालूम है, इसके लिए ये 1 वीक लेट हो गया है, लेकिन आपके पैसों का और आपके समय का मैं दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। तो यहाँ से अब एक बेसिक फंडा हमको पता चल गया कि इतनी मेडिसिन यूज करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या प्रोटोकॉल बनाकर दे सकते हैं पेशेंट को, वो मुझे आप ग्रुप में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप कॉजेस पे ध्यान दीजिए और मैं वीडियो पे। थैंक यू।